राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है, खबर ये भी आई है कि मुज़ाकरात होने जा रहे हैं पीर के रोज़ यानी कल पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, आपको लगता है कि मामलात हल हो जाएंगे इन मुज़ाकरात में या अब ये आगे चल से चल ही है? देखें, ये सब टोपी ड्रामा चल रहा है। असल में ये जिस खौफ से इकट्ठे हुए थे, इनको अब लग रहा है कि वो खौफ कम हो गया, कदरे और तरीके इंसाफ उस तरह से शायद परफॉर्म ना करे और वो डर थोड़ा सा कम हुआ, तो अब ये सीना फुला के बाहर निकल रहे हैं मैदान में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ये इनकी खुशी कायम रहेगी, क्योंकि जो सूरत हाल लग रही है, मे भी पार्टी के चेयरमैन ना हो यानी जी पार्टिसिपेशन जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें, लेकिन अब आसार इस किस्म के लग रहे हैं कि अगर इलेक्शन होते हैं अक्टूबर या नवंबर में, तो तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी उसमें पार्टिसिपेट करेगी। अब उस सिचुएशन में पीपल्स पार्टी और नून और फिर आईपीपी जो है वो कभी उसका वोट नहीं तोड़ेगी तहरीक इंसाफ का। वो इन्हीं दोनों जमातों के दरमियान अगर कोई वोट है, नून पीपल्स पार्टी का तो ऐसा सच नहीं है, लेकिन नून के वोट को वो इम्पैक्ट कर सकती है। अगर आईपीपी अगर इंडिपेंडेंट लोग होते हैं वो भी वो तो नवाज शरीफ से मुलाकातें कर रहे हैं जहांगीर तरीन साहब, जो एंटी नवाज वोट है सारा, वो सारा एंटी नवाज वोट पीटीआई का है, वो किसी और जमात का नहीं है। अगर एंटी नवाज वोट पीपल्स पार्टी समझती है कि वो वहाँ से एंटी नवाज वोट ले लेगी इस तरह से एहतजाज करके लड़के, तो आई डोंट थिंक कि उसको वो एंटी नवाज वोट उस तरह से मिलेगा, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी का वोट था, वो हमेशा से एंटी नवाज था जो पीटीआई की तरफ चला गया। इसलिए वो कभी ये नहीं होगा, अगर वापस पीपल्स पार्टी की तरफ उन्होंने जाना होता तो बहुत पहले के जा चुके होते। वो नहीं जाएंगे कहीं भी। अब आगे जो सूरत हाल नज़र आ रही है, अब तो कहा जा रहा है कि एक और ग्रुप भी, कोई शायद आईपीपी के अलावा भी कोई ग्रुप केपी से लाने की कोशिश हो रही है। वो जब आएगा तो फिर क्या मंजरनामा होगा पंजाब में, उनका किस तरह से आईपीपी के साथ एडजस्टमेंट होगी और आईपीपी की किसके साथ एडजस्टमेंट होगी और किस तरह से होगी, ये बहुत गंभीर सूरत हाल है। मेरा ख्याल है इनके लिए इंतखाब, अक्टूबर नवंबर का इंतखाब इवन नून के लिए भी बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगा। और उसमें मियाँ साहब की जो आमद पे इन्होंने सारे अपना भरोसा किया हुआ कि वो आएंगे तो छा जाएंगे आके, मुझे लगता है वो भी नहीं होने वाला। मियाँ साहब के भी अभी को आमद के उस तरह से नज़र नहीं आ रहा, इशारे बहुत दिए जा रहे हैं और बढ़के बहुत लगाई जा रही हैं, वो तो साल सवा साल से चल रही है, 1.5 साल से, लेकिन मुझे लगता है उनके भी आने का चांस नहीं है। तो वो जो नून जिस पे बैंक कर रही है, शायद वो कैंपेन भी उस तरह से उनकी ना रन हो सके। इनको सिर्फ सूट करता है कि ये इलेक्शन नवंबर में ना हो किसी सूरत में, लेकिन ये अपने खाते लेना नहीं चाहते उसको किसी सूरत भी। तो ये इलेक्शन अगर अक्टूबर नवंबर में होते हैं, मेरे ख्याल से ये इनके लिए बहुत बड़ा डिजास्टर होगा सारी जमातों के लिए, और पीटीआई इनको वहाँ फेंकेगी कि ये सोचते रह जाएंगे। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है, जिस किस्म का माहौल है जिसका तस्करा मीर साहब कर रहे हैं, उसमें अवाम किस तरह बिहेव करेगी? नून लीग किस तरीके से, किस बेसिस पर अवाम को मोबिलाइज कर सकती है अपने हक में? देखिए, जो तो ओवरऑल इकॉनमी की सूरत हाल है और जो लोगों की हालत हुई है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि तकरीबन 40% आपके बिलो पॉवर्टी लाइन लोग चले गए हैं पिछले साल सवा साल में। तो उस सूरत हाल में तो लोगों का बिहेवियर ऑब्वियस है, नज़र आ रहा है आपको। अगर वो वोट डालने निकलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल इन जमातों को, नून को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा उसमें। और सबसे ज़्यादा कंसर्न आप देखें, 2 आज की खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक 8 जो ब्रोकर हैं स्टॉक एक्सचेंज के, उन्होंने लाइसेंस कैंसिल करने की दरख्वास्त दी है, क्योंकि वहाँ पे वो कह रहे हैं मिस गवर्नेंस की वजह से, गैर यकीनी माशी सूरत हाल की वजह से उनको जो मार्जिन कॉल कर लिए हैं रेगुलेटर ने, तो वो दे नहीं पा रहे, जेब से देने पड़ रहे हैं ज़ाहिर है उनको, तो वो मसाइल हो गए। दूसरी है, एक पाकिस्तान का जिनको पता है गवर्नर स्टेट बैंक रहे रज़ा बाकर साहब, उन्होंने लंदन में लिटरेरी फेस्टिवल में बड़ी पढ़ी लिखी बातें की हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि मैं मोर कंसर्न्ड देन एवर, एक तो ये बात उन्होंने की है। मकामी तौर पे आप देख लें स्टॉक एक्सचेंज सूरत इंटरनेशनली जो है उसमें वो ये बातें करें कि बहुत ज़्यादा मुझे तशवीश है। और दूसरी उन्होंने की है कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी इदारे हैं उनके साथ हमारा राब्ता बहुत ख़राब हो चुका है और उसमें कंटेंट और कम्युनिकेशन दोनों का प्रॉब्लम है। और अगर हम कामयाब किसी स्टेज पे हो भी जाते हैं तो ये जो रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है पाकिस्तान में इकॉनमी का, वो बड़ा पेनफुल और प्रोटेक्टेड होगा। ये तवील अरसे तक आपको बड़ी तकलीफ से गुजरना पड़ेगा, फिर जाके शायद आपको बहाली की सूरत करे। तो इस सूरत हाल में अवाम का रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है? आने वाले दिनों में सूरत हाल बेहतर नहीं होनी, मज़ीद ख़राब होनी है। ये पॉसिबल हो सकता है कि वो चाहे कि चलो जल्दी जल्दी करा ले, शायद इस माहौल में हमें कोई फ़ायदा पहुँच जाए,
लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इस पीपल्स पार्टी और पीडीएम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होंगे ये इलेक्शन, अगर वो ये समझे। हाँ, ये हो सकता है कि अगर बिल्कुल वो गलियां हो जाए, सुंजियां विच मिर्जा यार फिरे, इस टाइप की सूरत हाल हो और रिजल्ट उस तरह के हो जैसे जनरल मुशर्रफ के दौर में रेफरेंडम के आए थे कि जब पोल काउंट हुआ तो पता चला 103% वोट पड़ गए, जिनको बड़ी मेहनत से फिर 97% पे लाया गया। तो इस किस्म की सूरत हाल में तो शायद इनको कोई फायदा हो जाए। अगर थोड़ा सा भी नॉर्मल प्रोसेस हुआ इलेक्शन का, जो हमारा नॉर्मल, जो पाकिस्तान का नॉर्मल होता है, उस तरह का हुआ, तो मेरा ख्याल है इन पार्टियों को बहुत मुश्किल होगी और ये हंग पार्लियामेंट से भी कुछ चीज़ आगे निकल जाएगी। अच्छा। तो उस हुकूमत को बनाना और इस माशी सूरत हाल में चलाना, मामलात को ठीक करना, सारे आपके ओवरऑल नेशनल इंटरनेशनल जितने भी रिलेशनशिप हैं, इकॉनमी की सूरत हाल है, अदरवाइज पाकिस्तान का इमेज है, उसको ठीक करना ये बहुत मुश्किल काम होगा। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है? अब ठीक है, शहबाज शरीफ साहब ने कमेटी भी बना दी है, तहकीकात का हुक्म भी दे दिया है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन इसके अलावा आप समझते हैं क्या ये इक़दाम इफ़ेक्टिव होंगे लॉन्गर रन में, या फिर मज़ीद भी कुछ इक़दाम करने की ज़रूरत है? और क्या आपकी नज़र में, आप निशानदही अगर कर सकें, किस तरीके से इफ़ेक्टिवली इस मामले को कैटर किया जा सकता है? देखिए, इफ़ेक्टिवली तो टैकल किया जा सकता है अगर नीयत हो तो। ये पहला सानिया नहीं है, अल्लाह करे ये आखिरी सानिया हो, लेकिन इस किस्म के बहुत से सानियात हो चुके हैं, पाकिस्तानी बहुत से इसका शिकार हो चुके हैं और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, कई दिहाइयों से ये काम चल रहा है और सबको पता है। इमरान मीर साहब ने राइटली पॉइंट आउट किया, वो एरियाज़ जहाँ पे ये एजेंट्स होते हैं, जहाँ से ये काम चलता है, जहाँ के लोग ज़्यादातर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, सबको पता है उसका कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन से इदारे इन्वॉल्व हैं, किस तरह से फैसिलिटेट किया जाता है। और सारे इदारों को पता है 2 मेजर रूट हैं जहाँ से, यहाँ से पाकिस्तान से जब निकलते हैं ये लोग, उन दोनों रूट्स का ईरान बॉर्डर से निकलते हैं और आपके कराची से लॉन्चेस से निकलते हैं। ईरान बॉर्डर से निकलते हैं वो जो टैंकर आपका, जो एक तो तेल की स्मगलिंग का हमें अजाब भुगतना पड़ रहा है, उसके बाद उसमें टैंकर्स में उन्होंने दरमियान में फ्यूलिंग के लिए बनाया होता है, साइड पे उन्होंने ट्यूब्स बनाई होती हैं। इस तरह लॉन्चेस के भी निचले हिस्से में ट्यूब्स होती हैं, इसको ट्यूब ट्रैवलिंग कहते हैं। वो ट्यूब वो नहीं है जो इंग्लैंड वगैरह में ट्यूब ट्रेन होती है। इन बंदों को भी पता होता है, उन्होंने कहा जी ट्यूब के रास्ते जाना है जी, क्योंकि उनको पता है इस तरह से लोग पहुंचते हैं वहाँ पे, तो सबको पता है। अगर आप अपने बॉर्डर पे रोक सकते, ईरान की साइड पे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, फायर ऑन साइट की उनको है, वहाँ से भी लोग निकलते हैं किसी ना किसी तरीके से, और ये तो रिपोर्टेड हो जाते हैं ना। आपको नहीं पता कितने लोग उन कंटेनर्स के अंदर मरते हैं, कितने लोग बॉर्डर पे फायरिंग से मरते हैं। चाबहार पोर्ट पे जब उनको रात को लॉन्चों में लोड किया जाता है सीरिया या उसके लिए यूनान के लिए, तो वो वहाँ कितने लोग वहाँ पकड़े जाते हैं या गायब हो जाते हैं या मारे जाते हैं। इस तरह से लीबिया, जो कराची वाले जाते हैं वो लीबिया जाते हैं, जो ईरान वाले हैं वो सीरिया के थ्रू वो भी आगे टैंकर्स के ज़रिए फिर अंदर जाते हैं वहाँ पे बॉर्डर तक, और वहाँ से यूनान में दाखिल होते हैं। तो ये पूरा रूट हर किसी, मुझे मालूम है, हमारे जो क्राइम रिपोर्टर हैं उनसे मैंने डिटेल ली, उनको सारा पता है। हमारे यहाँ पे FIA वालों को सारा को पता है, हुकूमत को पता है, दूसरे मुल्कों को पता है। तो ये क्यों रोकथाम, वो जो कहते हैं निप द इविल इन द बड, तो हम क्यों नहीं कर पाते ये? इसका मतलब सिर्फ यही है कि वही साहब इसमें बड़ा वाज़ेह है, इसमें ये जो 20 करोड़ों अरबों रुपए इन्वॉल्व है, लोगों को पैसे मिलते हैं, भत्ते मिलते हैं, लोगों का बड़ा लंबा चौड़ा इसमें कमाई है। तो इसलिए ये नहीं किया जाता। लोग मरते हैं तो मरे, यहाँ से उन्होंने निकाल दिया, फिर खुदा के हवाले, फिर अल्लाह बेहतर जानता है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लोगों को नहीं दी जा रही। राव खालिद साहब, मीर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आपकी बात में, वो जरा एक सेकंड सुन लेते हैं। जी मीर साहब। राव साहब, ये देखें, ये तो बड़ा जिसे कहते हैं चिट्टा नंगा काम है। ये जो 20-25 लाख फीकस लेते हैं, आपका ख्याल है ये एजेंट जेब में डाल के ले जाता है? नहीं, ये सारा तकसीम होता है। और ये एक हादसे की शक्ल में हमारे इल्म में आ गया। आपका क्या ख्याल है सारा साल ये बंद रहता है काम? ये बिल्कुल बंद नहीं रहता। इसमें सक्सेस स्टोरीज भी है। ये देखें, अभी फिर ये खुदा न खास्ता ये हादसा हुआ, ये एजेंट पूरे अपने लोगों को जो लाइन में लगे हुए हैं, जिन्होंने पैसे पकड़ाए हुए हैं, उनको तसल्ली देंगे कि भाई ये साल हर साल में एक हादसा होता है, उनकी किस्मत ऐसी थी, उनकी किस्मत फूट गई, उनकी मुकद्दर में मौत लिखी हुई थी, पकड़ना तो हम बड़ा पूरा रूट होता है, वो फिर उनको कायल करेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा और ये जाते रहेंगे लोग, ये रुकेंगे थोड़ी। बिल्कुल ऐसे है। राव खालिद साहब, आप क्विकली कंप्लीट कर लें अपनी बात, फिर ब्रेक पे जाना है।
तो मैं यही बात कर रहा था कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि ढकी छुपी नहीं है, ये कोई अचानक नहीं हो जाता ये इस तरह से कि एक हादसा हो गया तो आपको पता चला कि पता नहीं क्या जुल्म हो गया यहाँ पे, ये हो जाता है। उसका अगला दूसरा एस्पेक्ट आप देखें, जो इलीगल इमिग्रेंट्स वहाँ पे जाते हैं, जो मैं अवेयरनेस की बात करूँ, खुदा ना खास्ता वहाँ ऐसे लोगों के हाथ चढ़ जाए जो उनको मिसयूज़ करें, किसी क्राइम में इन्वॉल्व करें, किसी तरह मुल्क की बदनामी अलहदा होती है आपकी। अगर से यहाँ से लोग इस किस्म के भी भेजे जाते हैं जिनको ड्रग दे के भेजा जाता है, वहाँ जब पकड़े जाते हैं तो बदनामी हमारी होती है। उसके बाद हमें इंटरनेशनल सैंक्शंस की सूरत में और बहुत ही स्मगलिंग की सूरत में, मनी लॉन्ड्रिंग की सूरत में क्राइम होते हैं इन्हीं लोगों के जरिए।